Hello everyone, welcome back to my channel. I hope you are doing well and preparing well for your exam. So today we are starting a new chapter which is Unit 11 Environment Movement के बारे में. So अभी तक हम लोगों ने सारे previously chapters जो है 10 तक cover कर लिए हैं. So make sure you have watched them before getting into this. और अगर नहीं देखा तो you can find the playlist in the description or in I button. Okay? Okay. So let's begin the chapter. लेट मी टेल यू कि हम लोग इसमें फिर से उन टॉपिक्स को पढ़ने वाले जो हम लोगों ने नॉन वायलेंट मूवमेंट एंड वुमेन्स मूवमेंट चैप्टर में देखा था, लाइक चिपको मूवमेंट, नर्मदा बचाओ आंदोलन, साइलेंट वैली मूवमेंट. ठीक है, तो ये तीनों मैं ऐसा नहीं है कि पढ़ाऊंगी नहीं, अच्छे से पढ़ाऊंगी, डिटेल में पढ़ाऊंगी, जो आपके बुक में दिया है वो सारे पढ़ाऊंगी, लेकिन आप इसे एज अ रिविजन लेना. ओके, चलो ग्रेट. देखो, इंट्रोडक्शन से स्टार्ट करते हैं कि गांधी और एनवायरमेंटल थॉट्स क्या है. ये टॉपिक एक्सप्लेन करता है कि गांधी जी के जो आइडियाज़ हैं कैसे इंडिया की थिंकिंग को इन्फ्लुएंस करती हैं. एनवायरनमेंट और डेवलपमेंट के बारे में भले ही गांधी जी ने खुद कोई एनवायरनमेंट मूवमेंट लीड नहीं किया. ओके, चलो. गांधी जी लाइफ में बेसिकली गांधी जी लाइफ ने पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया को इन्फ्लुएंस किया है. कैसे? गांधी जी के एक्शंस, लाइफस्टाइल और वर्ड्स ने इंडिया को उसके उनके डेथ के बाद भी इन्फ्लुएंस किया है. दुनिया के लोग आज भी फॉलो करते हैं उनके आइडियाज़ लाइक सिंपल लिविंग, ट्रूथ, नॉन वायलेंस एंड सेल्फ डिसिप्लिन. उनका लाइफस्टाइल लोगों को सोचने पर मजबूर करता है कि ह्यूमंस कैसे नेचर के साथ हार्मनी बना के जी सकते हैं. तो चैप्टर हमें यही बताने वाला है कि गांधी जी के इम्पैक्ट ह्यूज थे, लॉन्ग लास्टिंग थे और ग्लोबल लेवल पर थे. देखो, तो गांधी जी जो है ना एक नेचुरलिस्ट थे. बेसिकली नेचुरलिस्ट वो होते हैं जिन्हें नेचर से प्यार होता है और सिंपल लिविंग, बेसिकली सिंपल लाइफ जीते हैं. गांधी जी मानते थे नेचर हमारी केयर करता है, ह्यूमंस को नेचर की रिस्पेक्ट करनी चाहिए, सिंपल जीना चाहिए, सिर्फ जो चाहिए उसे यूज़ करना चाहिए, ग्रीड और रिसोर्सेज का वेस्ट अवॉइड करना चाहिए. उनका लाइफस्टाइल ही हमें ये दिखाता है कि वो मिनिमल पोजेशन, आश्रम में जीना, नेचर के क्लोज रहना और सिंपल खाना खाना, क्लीनलीनेस, नेचुरल लाइट और फ्रेश एयर प्रमोट करते थे. तो बेसिकली गांधी जी के लिए लिविंग, बेसिकली सिंपल लिविंग ही इन्वायरमेंटली फ्रेंडली सस्टेनेबल लिविंग होती है. ओके, अब देखो, गांधी जी ने 3 डेंजर्स के बारे में वार्निंग दी थी. कौन कौन से डेंजर? देखो, प्रवीण शेठ कहते हैं कि गांधी जी ने कहा था कि ये 3 फोर्सेस एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉय कर देगी. पहला, अनकंट्रोल्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन. इंडस्ट्रीज बिना लिमिट के ग्रो करती है, पोल्यूशन, वर्कर एक्सप्लॉयटेशन करती है, ग्रीड और इनइक्वालिटी प्रमोट करती है. दूसरा है रैपिड अर्बनाइजेशन. सिटीज ओवर क्राउडेड होते जा रही है, वेस्ट, पॉपुलेशन, नेचुरल लैंड और फॉरेस्ट का लॉस हो रहा है. तीसरा है प्रॉफिट ड्रिवन कैपिटलिज्म. कंपनी सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करती है और एनवायरनमेंट डैमेज करती है और पुअर कंट्रीज का एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है. तो बेसिकली गांधी जी ने इन 3 डेंजर्स के बारे में वार्निंग दी थी. कौन कौन सी? अनकंट्रोल्ड इंडस्ट्रियलाइजेशन, रैपिड अर्बनाइजेशन एंड प्रॉफिट ड्रिवन कैपिटलिज्म. ओके, सो गांधी जी कहते थे कि हमें बैलेंस बनाना चाहिए टेक्नोलॉजी, इकोनॉमी और सोसाइटी के बीच. बेसिकली सोसाइटी ऐसी हो जो नेचर या ह्यूमंस को हार्म ना करे. तब लोग इग्नोर करते थे, लेकिन आज के एनवायरनमेंट क्राइसिस देख के वो बातें आज सही लगती है. गांधी जी ने ना ट्रेडिशनल नेचर फ्रेंडली लिविंग प्रेफर्ड की. उन्हें पसंद था विलेजेस में रहना, नेचुरल एयर में, वाटर में, सनलाइट में, खादी पहनना, मैनुअल लेबर को प्रमोट करते थे, क्लोज नेट सस्टेनेबल कम्युनिटीज़ को प्रमोट करते थे. उन्हें डिसलाइक, वो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते थे अर्बन लाइफस्टाइल, वेस्टफुल कंजम्पशन, लग्जरी और मशीन पे एक्सेसिव डिपेंडेंस. उनका आइडिया बेसिकली ये था कि अपने वांट्स कम करो, मिनिमल रिसोर्सेज यूज़ करो और सिंपल जियो. यही है आज सस्टेनेबिलिटी का फाउंडेशन. गॉट इट? चलो, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, गांधी जी के आइडियाज़ ने फ्यूचर एनवायरमेंटल मूवमेंट को शेप किया. गांधी जी ने लाइफ टाइम में कोई स्पेसिफिक एनवायरमेंट मूवमेंट तो लीड नहीं की, बट उनके आइडियाज़ बने फाउंडेशन, मतलब उनके बने हुए आइडियाज़ जो थे आगे जाके इकोलॉजिकल स्ट्रगल्स के लिए बहुत ज़्यादा काम आए. जैसे कि उनके मूवमेंट में जो यूज़ किया था उन्होंने, सत्याग्रह, अहिंसा,
सेल्फ सैक्रिफाइसिंग, बेसिकली जो नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट है, नॉन वायलेंस, उसके बाद फास्टिंग, सफरिंग फॉर ट्रूथ, ये सब आगे जाके मूवमेंट में लोगों ने यूज़ किया। तो इन्वायरमेंटल एक्टिविस्ट्स ने गांधी जी के इंस्पिरेशन मेथड का यूज़ करके चिपको मूवमेंट, नर्मदा बचाओ आंदोलन, एंटी माइनिंग स्ट्रगल्स और एंटी डैम प्रोटेस्ट, ऐसे बहुत सारे प्रोटेस्ट में यूज़ किया। तो गांधी जी ने पहले ही प्रेडिक्ट कर दिया था, अगर ह्यूमन ग्रीड के साथ नेचर एक्सप्लॉइट करते रहे तो इन्वायरमेंटल डिजास्टर फेस करने होंगे, और आज एग्जैक्टली हम वही फेस कर रहे हैं। ओके, तो इस इंट्रोडक्शन में हम लोगों ने क्या कवर किया कि गांधी जी बिलीव करते थे सिंपल लिविंग में, नेचर और बेसिकली सिंपल लिविंग और नेचर के रिस्पेक्ट करने में। उन्होंने हार्म करते, बेसिकली उन्होंने वार्न किया था कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन और प्रॉफिट ड्रिवन ग्रीड इन्वायरमेंट डिस्ट्रॉय करेगी। ऑल्दो गांधी जी ने खुद को इन्वायरमेंटल मूवमेंट लीड नहीं किया, उनके आइडियाज जो नॉन वायलेंस सत्याग्रह और मिनिमल लिविंग प्रमोट करते थे, उन्होंने ऑलमोस्ट सारे इन्वायरमेंटल मूवमेंट्स जो इंडिया में हुए उन्हें इंस्पायर किया। उनकी प्रिडिक्शन इन्वायरमेंटल हार्म से जुड़े हुए चीज़ों से बिल्कुल सही साबित हुई। ओके, चलो ग्रेट। तो नेक्स्ट टॉपिक है एनवायरमेंटल मूवमेंट। अब इसमें हम लोग क्या पढ़ेंगे, देखो, एनवायरमेंटल मूवमेंट वो प्रोटेस्ट होते हैं जो लोग मूवमेंट करते हैं, जो तब शुरू होते हैं जब डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स नेचुरल रिसोर्सेज का वेस्टफुल, हार्मफुल या एक्सेसिव यूज़ करती है। ये मूवमेंट ट्राई करते हैं रिसोर्सेज एक्सप्लॉयटेशंस को रोकने की और इकोलॉजिकल सस्टेनेबिलिटी प्रमोट करने की। ये मूवमेंट क्यों स्टार्ट होते हैं, सोचो। मॉडर्न डेवलपमेंट अक्सर नेचर को अनलिमिटेड ट्रीट करती है, लेकिन नेचर की लिमिट्स होती है। फॉरेस्ट, वाटर, मिनरल्स सब खत्म हो सकते हैं। जब ये होता है तो ह्यूमन सर्वाइवल जो है खतरे में आ जाती है, इसीलिए लोग प्रोटेस्ट करते हैं। ओके, देखो यहाँ एक है डॉक्टर वंदना शिवा। तो डॉक्टर वंदना शिवा के क्या व्यूज़ हैं? डॉक्टर वंदना शिवा एक फेमस इन्वायरमेंटलिस्ट है जो कहती है मूवमेंट सोशल और पॉलिटिकल प्रोसेसेस होते हैं। यानी कि ये बहुत लोग सारे, बेसिकली ये बहुत सारे लोगों को इन्वॉल्व करते हैं और ये लॉन्ग टर्म सोशल चेंजेस क्रिएट करते हैं। दूसरा, इकोलॉजी मूवमेंट डिमांड करते हैं बेसिकली नॉन वायलेंट वर्ल्ड ऑर्डर, नेचर के प्रोटेक्शन। बेसिकली ये मूवमेंट किस तरह की डिमांड रखते हैं, ये इकोलॉजिकल मूवमेंट्स। तो उनका ये व्यू था कि वो नॉन वायलेंट वर्ल्ड ऑर्डर को, नेचर के प्रोटेक्शन ताकि फ्यूचर सर्वाइवल ऑप्शन बचे, राइट टू लिव पीसफुली एंड जस्टली, ये डिमांड करते हैं। वो कहती है ये मूवमेंट लोकल हो सकते हैं लेकिन इम्पैक्ट जो है ग्लोबल लेवल तक हो जाता है। अगर हम अपने वर्ल्ड व्यूज़ और लाइफस्टाइल चेंज नहीं करते तो ह्यूमैनिटी का सर्वाइवल रिस्क में है। ओके, देखो इन्वायरमेंटल कंसर्न्स इंडिया में कैसे हैं। वेस्टर्न कंट्रीज ने वेस्टर्न कंट्रीज में इन्वायरमेंटल अवेयरनेस रिसेंटली ग्रो हुई, लेकिन इंडिया में ये सेंचुरीज से है। कई कल्चर्स में ट्री, फॉरेस्ट, रिवर्स, एनिमल को रिस्पेक्ट किया जाता है। इसके इंडिया की इन्वायरमेंटल मूवमेंट के कई फीचर्स पता है क्या है? सबसे पहले तो ये बहुत ज़्यादा मोस्टली ग्रास रूटेड लेवल के हैं, और ज़्यादातर विलेजेस में होते हैं। विलेजर्स, ट्राइबल, लोकल कम्युनिटीज लीड करते हैं, ना कि कोई एलाइट। और ये प्रोटेस्ट जो होता है अगेंस्ट होता है फॉरेस्ट डिस्ट्रक्शन के, वाटर स्कैरसिटी के, मतलब वाटर को बचाने के लिए, बायोडाइवर्सिटी लॉस के लिए, और रिवर पोल्यूशन के लिए जैसा गंगा या यमुना। ओके, इसमें कुछ एग्जाम्पल्स आपके बुक में दी हुई है, लेट मी शो यू। ओके, सबसे पहला इम्पोर्टेंट एग्जाम्पल है आपका विश्नोई मूवमेंट का। ओके, तो बेसिकली क्या था, ये 1730 के टाइम का है, राजस्थान में हुई थी। अमृता देवी और 300 बिश्नोई ने अपनी लाइफ सैक्रिफाइस की। उन्होंने खेजड़ी ट्री को हक करके बचाया, खेजड़ी ट्री। ओके, ये पहला नोन एग्जाम्पल था ट्री हगिंग रेजिस्टेंस का। चिपको मूवमेंट बाद में आया। चिपको मूवमेंट आया 1970s में, जो हिमालय रीजन में हुआ। विलेजर्स स्पेशली विमेन ने ट्री को हक किया लॉगिंग रोकने के लिए। गवर्नमेंट को फॉरेस्ट पॉलिसीज रीथिंक करने पे मजबूर किया, और ये एक वर्ल्ड एग्जाम्पल बनता है जो कि हम बहुत बार देख चुके हैं, राइट। तो ये मूवमेंट क्यों इम्पोर्टेंट थी, ये सोचो आप। नेचर्स को प्रोटेक्ट करते थे लोग, बेसिकली लोकल पीपल्स के राइट डिफेंड करते थे। अवेयरनेस
रेस करते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए और इंश्योर करते हैं कि फ्यूचर जनरेशन के लिए भी रिसोर्सेस बचे। ओके, आई होप आपको ये टॉपिक अच्छे से समझ आ गया होगा। अब देखो नेक्स्ट टॉपिक जो है ना हम लोग का चिपको मूवमेंट है, जो हम लोगों ने पिछले 2 चैप्टर्स में लगातार पढ़ा है, राइट। हम लोगों ने इसे नॉन वायलेंट वाले चैप्टर में भी पढ़ा और वेमेंस मूवमेंट वाले चैप्टर में भी पढ़ा। ओके, तो इस चैप्टर में भी मैं आपको अच्छे से समझाऊंगी, लेकिन आपको इसे रिवीजन की तरह लेना है ताकि आपके दिमाग में ये घुस जाए। ओके देखो मैं बिल्कुल अच्छे से पढ़ा रही हूँ, आप इसके बुक्स पे जाओ ही मत, वर्ड्स पे मत जाओ, मेरे कहानी पे चलो। देखो चिपको मूवमेंट शुरू होती है 1973 में गढ़वाल हिमालय उत्तराखंड में। ओके, ये इंडिया का एक फेमस एनवायरमेंटल मूवमेंट है जो बेस्ड होता है नॉन वायलेंस पे, जहाँ लोग ट्री को हक करके बचाते हैं। अब देखो मैं आपको थोड़ा रीजनल बैकग्राउंड देती हूँ। देखो गढ़वाल गढ़वाल हिमालय क्या है, वहाँ पर फ्रेजाइल माउंटेन्स हैं, अर्थक्वेक प्रोन एरिया, बेसिकली वहाँ अर्थक्वेक बहुत आते हैं, स्टीप वैलीज हैं और स्ट्रॉन्ग रिवर्स है जो सॉइल इरोजन करते हैं, और एग्रीकल्चर बहुत ज़्यादा लिमिटेड लैंड है, बेसिकली लैंड जो है एग्रीकल्चर के लिए बहुत लिमिटेड है। तो यहाँ लोग जो है ना फॉरेस्ट पर डिपेंड रहते हैं, किस लिए, फायरवुड के लिए, लकड़ी, फॉडर्स फॉर कैटल के लिए, फाइबर्स के लिए, मेडिसिन के लिए और डेली बेसिक सर्वाइवल्स की नीड के लिए। अगर फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय होते हैं तो ये लोगों को डायरेक्टली सफ़र करता है, बेसिकली लोगों को डायरेक्टली अफेक्ट करता है। अब देखो इस मूवमेंट में ना विमेन सेंट्रल थी। अब सेंट्रल वो बनी कैसे, मेन अक्सर विलेज छोड़ के बाहर काम करते थे क्योंकि हिल्स में जॉब नहीं थी और एग्रीकल्चर वीक थी, इसीलिए विमेन ही फायरवुड, फॉडर और वाटर कलेक्ट करती थी। फॉरेस्ट को सबसे ज़्यादा विमेन जानती थी और विमेन रियल कस्टोडियन थी नेचुरल रिसोर्सेज की। जब फॉरेस्ट बेसिकली गेट में विमेन को सबसे ज़्यादा, बस बेसिकली फॉरेस्ट जब घटे तो विमेन को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हुई क्योंकि उन्हें 5 किलोमीटर या ज़्यादा वॉक करना पड़ता था फायरवुड्स के लिए या फॉडर्स के लिए। लैंडस्लाइड से घर खतरे में थे, फ्लड फील्ड और क्रॉप डिस्ट्रॉय कर रहे थे और सर्वाइवल मुश्किल हो गया था। अब देखो बेसिकली चिपको मूवमेंट में डिफॉरेस्टेशन हो क्यों रही थी। देखो ब्रिटिश रूल के टाइम लार्ज स्केल में फॉरेस्ट कटिंग हुई, रेलवे ट्रैक के लिए, कमर्शियल प्रॉफिट के लिए और इंडस्ट्रीज के लिए। और ये मैं टाइम आपका बता रही हूँ 1840 से 1885 के बीच में, जहाँ तहरी गढ़वाल फॉरेस्ट कॉन्ट्रैक्टर्स को दिए गए। विलेजर्स के ट्रेडिशनल राइट्स छीन लिए गए, फॉरेस्ट लॉ सिर्फ कॉन्ट्रैक्टर के प्रॉफिट के लिए और लोग और नेचर के लिए नहीं थे। ओके, तो इंडिपेंडेंस के बाद भी ये कमर्शियल माइंडसेट चलता रहा। तो बेसिकली इससे क्या हुआ, इकोलॉजिकल डैमेज, मैसिव डिफॉरेस्टेशन हुई, इसका रिजल्ट हुआ सॉइल लूज होने लगी, लैंडस्लाइड इंक्रीज हो गए, रिवर्स और डिस्ट्रक्टिव, बेसिकली रिवर्स और ज़्यादा डिस्ट्रक्टिव हो गई और फ्लड्स कॉमन हो गए। तो यही चीज़ 1973 में अलकनंदा विलेज, बेसिकली अलकनंदा वैली फ्लड दिखती है। बेसिकली अलकनंदा वैली में एक फ्लड आती है जिसमें लोग बहुत ज़्यादा मरते हैं, होम्स और क्रॉप डिस्ट्रॉय हो जाती है और लोगों को रियलाइज़ होता है कि अगर फॉरेस्ट नहीं है तो हमारी लाइफ भी चली जाएगी। ओके, और यही ट्रिगर करता है हमारा चिपको मूवमेंट। तो बेसिकली क्या होता है, फॉरेस्ट डिपार्टमेंट और कॉन्ट्रैक्टर्स प्लान किए जाते हैं लार्ज स्केल ट्री कटिंग ऑक्शन के लिए रेनी विलेज में। ओके, तो मेन कहाँ थे, वो तो चले गए थे काम करने और लेबर्स आ रहे थे एक्सेस लेकर ट्री कटिंग के लिए। विमेन ने उन्हें देखा और प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। अब मूवमेंट स्टार्ट कैसे हुआ, विमेन इंस्टेंटली मोबिलाइज हो गई, मतलब इकट्ठा हो गई, स्मॉल ग्रुप्स बनाए ताकि ट्री को प्रोटेक्ट कर सके और ट्रीज को हक कर लिया और वर्कर्स को बोला कट अस बिफोर यू कट द ट्री, बेसिकली हमें काटो ट्री काटने से पहले। तो चिपको एक्ट बन गया सिंबल ऑफ मूवमेंट। इसमें लीडर्स के नाम आपको स्पेशली याद रखने हैं, सुंदरलाल भागुना जिन्होंने वॉक किया था 5000 किलोमीटर्स इन हिमालय फॉर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन, फिर गौरी देवी एंड गंगा देवी, ये 3 मेन इंपॉर्टेंट नाम तो आप भूलना मत, मैंने आपको बार बार रिपीट करके बताया। विलेजर्स जो थे, बेसिकली वेमेन जो विलेज में थी वो वॉक करती थी 75 दिनों तक अवेयरनेस स्प्रेड करते हुए और लोगों को ज्वाइन करने के लिए।
और धीरे धीरे ये मूवमेंट क्या हुआ, स्प्रेड हुआ। रैनी तक, बेसिकली रैनी तक लिमिटेड नहीं रहा, मतलब रैनी जो विलेज में चल रहा था वो स्प्रेड हुआ तेहरी, कुमाऊं, अडवाणी, अमसार, दुंगेड़ी, पन, बहुत सारे जगह। ओके। और फिर क्या हुआ, फर्स्ट ट्री हगिंग इंसिडेंट था धूम सिंह नेगी। ओके, तो बेसिकली गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या आया, लोगों के स्ट्रॉन्ग यूनाइटेड एंड नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट को देखने की वजह से कमर्शियल ग्रीन फेलिंग पूरे रीजन में बैन कर दी गई। लेटर ये जो जॉइंट फॉरेस्ट मैनेजमेंट है स्टार्ट हुई, जिसमें कम्युनिटीज पार्टिसिपेट कर सकते थे। तो बेसिकली बहुत ही ज़्यादा ह्यूज विक्ट्री मिली। देखो, ये चिपको मूवमेंट है ना, उसकी कुछ इम्पोर्टेंस है, जैसे कि इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट, फॉरेस्ट सेव हुए कमर्शियल एक्सप्लॉयटेशन से, हिमालय जो थी फ्रेजाइल थी, वहाँ की इकोलॉजी जो थी, मतलब इन्वायरमेंट का जो सराउंडिंग थी वो प्रोटेक्ट हुई, फ्यूचर फ्लड्स और डिजास्टर प्रिवेंट हुए। ये था इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट। सोशल इम्पैक्ट्स भी हुआ, जैसे लीडर्स, विमेन लीडर्स इमर्ज हुई, लोकल पीपल को फॉरेस्ट के राइट मिले, और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पर अवेयरनेस इंक्रीज हुई। और इसके कुछ पॉलिटिकल इम्पैक्ट्स भी थे, जैसे कि ये मूवमेंट जैसे अपीको को इंस्पायर करता है, गवर्नमेंट को फोर्स करता है फॉरेस्ट पॉलिसीज पर रीथिंक करने के लिए, और ऐसे मॉडल्स बनाता है जो ग्रास रूट रेसिस्टेंट के लिए हो। ओके। और कुछ सिंबॉलिक इम्पैक्ट्स भी थे, जैसे कि ग्लोबल एग्जाम्पल ऑफ नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट, ये बहुत ही ग्लोबल पॉपुलर होता है, और कम्युनिटी एम्पावरमेंट दिखाता है, एंड एनवायरमेंटल एथिक्स दिखाता है। ओके, सो आई होप आपको ये पूरा टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आया होगा, एंड मैंने इसमें काफ़ी डिटेल में आपको समझा दिया। चलो ग्रेट। हाँ, तो आपका नेक्स्ट टॉपिक है नर्मदा बचाओ आंदोलन 1985। ये भी मैंने आपको दोनों चैप्टर्स में पढ़ा दिया था, बट मैं फिर से पढ़ा रही हूँ आपको, लेकिन आपको इसे रिविजन की तरह लेना है। ओके, तो देखो, नर्मदा बचाओ आंदोलन इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंटल और ह्यूमन राइट्स मूवमेंट है। शुरू कब हुआ था, 1985 में, जब नर्मदा रिवर के ऊपर बड़े डैम्स, स्पेशली सरदार सरोवर डैम के अगेंस्ट प्रोटेस्ट करने के लिए लोग खड़े हुए। अब देखो, गोल क्या था इस मतलब डेवलपमेंट, मतलब नर्मदा बचाओ आंदोलन का गोल क्या था, डेवलपमेंट को स्टॉप करना नहीं था, लेकिन डिमांड करना था जस्टिस का, प्योर रिहैबिलिटेशन का, और इन्वायरमेंट एंड पीपल राइट्स की प्रोटेक्शन का। देखो, नर्मदा कहाँ है और क्यों इम्पोर्टेंट थी। नर्मदा जो थी, एक लार्जेस्ट वेस्ट फ्लोइंग रिवर है इंडिया में, फ्लो करती है मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान से, बेसिकली 4 स्टेट्स को कवर करती है, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात एंड राजस्थान। इसकी बेसिन का 81% जो है विलेजेस है, मोस्टली ट्राइबल कम्युनिटीज, भील्स, गोंड्स एंड बैगर्स हैं। ओके, नाउ ये ट्राइब हेविली डिपेंड करते हैं फॉरेस्ट पर, एग्रीकल्चर पर, फिशिंग पर, और रिवर वाटर पर। ओके, मतलब रिवर अगर डिस्टर्ब हुई तो उनकी लाइफ पर डायरेक्ट इम्पैक्ट आता है, डायरेक्ट डिस्टर्बेंस होती है। ओके, तो गवर्नमेंट ने प्रोजेक्ट स्टार्ट क्यों किया। देखो, प्लानर्स ने रीजन को बैकवर्ड देखा, क्योंकि लो इरिगेशन थी वहाँ, पुअर इलेक्ट्रिसिटी थी, बहुत ही कम इंडस्ट्रीज थी, और अर्बन ग्रोथ काफ़ी स्लो थी, बहुत बुरी सड़कें थी, और पुअर स्कूल्स एंड हॉस्पिटल थे। तो नर्मदा वैली प्रोजेक्ट प्रॉमिस करती है इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी थ्रू हाइड्रो पावर, उसके बाद ड्रिंकिंग एंड इंडस्ट्रियल वाटर, टूरिज्म एंड एम्प्लॉयमेंट। तो ये इसीलिए नर्मदा प्रोजेक्ट बनता है। तो आइडिया क्या था 1946 से, लेकिन बेसिकली 1946 से था, लेकिन नर्मदा वाटर ट्रीटी डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है, NWDT, नर्मदा वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल, ये डिसीजन के बाद प्रोजेक्ट शुरू हुआ। अब देखो, प्रॉब्लम्स कहाँ आई, प्रॉब्लम्स आई इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स एंड सोशल प्रॉब्लम्स। इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स आई कि फॉरेस्ट और फार्म लैंड का जो लार्ज स्केल से सबमर्जेंस हुआ, 1.5 लाख से एकड़ जो फॉरेस्ट थी थ्रेटन हो गई, और टोटल फॉरेस्ट सबमर्जेंस हुआ 3,50,000 हेक्टर, यानी 11% ऑफ बेसिन फॉरेस्ट। रीजन के हिसाब से अर्थक्वेक रिस्क और ज़्यादा बढ़ गए।
डैम फ्लड्स और इकोलॉजिकल डैमेज इंक्रीज हो गई। ठीक है, तो ये थे आपके इन्वायरमेंटल प्रॉब्लम्स जो आ रहे थे नर्मदा बेसिकली आपके डैम बनाने की वजह से। ओके, अब सोशल प्रॉब्लम्स थे, थाउजेंड्स ऑफ लोग डिस्प्लेस्ड हो रहे थे, घर का लॉस हो रहा था, फार्म्स का लॉस हो रहा था, फॉरेस्ट बेस्ड लाइवलीहुड थी वो तो जा ही रही थी, और नियर बाई विलेजेस पर माइग्रेशन जो था प्रेशर बढ़ गया, तो लैंड और फूड कॉन्फ्लिक्ट्स होने लगी। अब देखो नेक्स्ट प्रॉब्लम, तो ये जो NWDT है, NWT यानी नर्मदा, कहाँ गया यार, ओके, नर्मदा वाटर डिस्प्यूट्स ट्रिब्यूनल, NWDT, तो उन्होंने रिहैबिलिटेशंस के रूल्स बनाए। डिस्प्लेस्ड लोगों को क्या मिलना चाहिए, कॉम्पनसेशन मिलना चाहिए, मतलब बेसिकली पैसे जो उनकी नीड्स को पूरा करे। हाउस साइट मिलना चाहिए जहाँ वो घर बना के रहे। स्कूल्स एंड हेल्थ सेंटर्स मिलना चाहिए एंड ट्रांसपोर्ट फैसिलिटीज। लेकिन प्रॉब्लम क्या थी कि कोई लैंड गारंटीड नहीं थी, लोगों को खुद कॉम्पनसेशन से लैंड खरीदना पड़ा, तो इम्पॉसिबल फॉर पुअर पीपल, क्योंकि ज़मीन बहुत महंगी थी और उतना कॉम्पनसेशन नहीं मिला। रिहैबिलिटेशन वैरी हुई गुजरात में जैसे बेटर कॉम्पनसेशन थे, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र में लेस थे, डिलेड पुअरली प्लान्ड थे, तो लोगों को सिक्योर फ्यूचर नहीं दिख रहा था। तो इसी कारण से स्टार्ट होता है प्रोटेस्ट नर्मदा बचाओ आंदोलन। ओके, तो यहीं से आपका बर्थ होता है नर्मदा बचाओ आंदोलन से, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग पीपल्स मूवमेंट माना जाता है। क्यों, इसमें डिमांड उठती है प्रॉपर रिहैबिलिटेशन की, लैंड फॉर डिस्प्लेस्ड की, इन्वायरमेंटल इम्पैक्ट रिव्यू करने की, और डैम कंस्ट्रक्शन, मतलब डैम्स कंस्ट्रक्शन को रोक देने की जब तक जस्टिस ना मिले। तो ये 4 चीज़ों की डिमांड होती है आपके नर्मदा बचाओ आंदोलन में। तो मेथड्स क्या थे, वो डिमांड कर रहे थे तो किस बेसिस पे कर रहे थे, किस तरीके से कर रहे थे, तो वो कर रहे थे हंगर स्ट्राइक्स, लॉन्ग मार्चेस, मास मीटिंग्स, मीडिया कैंपेन एंड पीसफुल सत्याग्रह से। तो उनका बिल्कुल स्टाइल क्या था, नॉन वायलेंट था और गांधी इंस्पायर्ड था। ओके, अब इसमें आते हैं कुछ लीडर्स और होता है टर्निंग पॉइंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट लीडर है एंड दैट इज मेधा पाटकर। ये एक बहुत आइकॉनिक लीडर है जिन्होंने बहुत सारे फास्ट किए, मार्चेस किए और नेगोशिएशन की, और फाइनली 1995 में वर्ल्ड बैंक को बेसिकली इस प्रोजेक्ट को रिव्यू करने पर मजबूर कर दिया, और जब लूप होल्स निकले तो वर्ल्ड बैंक ने जो अपनी फंडिंग थी उसे विड्रॉ कर ली, जिससे दिखता है कि बहुत ही बड़ी विक्ट्री मिली इस पूरे के पूरे आंदोलन को। तो बेसिकली ये सपोर्ट था विलेजर्स से, ट्राइबल एक्टिविस्ट से, जैसे कि बडवानी, ओमकारेश्वर, झाबुआ, और बहुत अदर्स। तो बेसिकली इन्होंने और बहुत कुछ फेस किया, लाइक पुलिस एक्शन, लाठी चार्जेस, अरेस्ट, फिर भी मूवमेंट जो था नॉन वायलेंट ही रहा। ओके, और कुछ लीगल बैटल्स भी हुई सुप्रीम कोर्ट में, जैसे कि NBA ने रिट पिटीशन फाइल की, डैम कंस्ट्रक्शन अलाउ किया बट प्रॉपर रिहैबिलिटेशन मैंडेटरी बनाया, स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग ऑफ कॉम्पनसेशन की स्ट्रिक्ट मॉनिटरिंग होनी चाहिए, और गवर्नमेंट को लैंड एंड सर्विसेज प्रोवाइड करने कहा। तो ये, और जबलपुर हाई कोर्ट ने बेसिकली पीपल्स के राइट के प्रोटेस्ट को रिकग्नाइज किया, राइट टू प्रोटेस्ट को रिकग्नाइज किया, और इलीगल अरेस्ट जिन्हें किया गया था उन्हें कॉम्पनसेशन ऑर्डर दिया, और गवर्नमेंट के फेलियर्स को रिपेयर किया। ओके, तो इसकी इम्पोर्टेंस क्या थी, अब इसके भी तो कुछ इम्पोर्टेंस होंगी ना नर्मदा बचाओ आंदोलन में, इसके भी कुछ इन्वायरमेंटल, सोशल एंड पॉलिटिकल इम्पोर्टेंस है। देखो, इन्वायरमेंटल ये है कि बिग डैम्स का डेंजर एक्सपोज हुआ, फॉरेस्ट एंड रिवर डिस्ट्रक्शन हाईलाइट हुई, वर्ल्ड इंस्टीट्यूशन फोर्स्ड हो गए रिव्यू करने के लिए, जैसे कि वर्ल्ड बैंक, एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट डिबेट प्रमोट हुई। सोशल प्रॉब्लम्स, बेसिकली सोशल इंपॉर्टेंस ये थी कि फर्स्ट मेजर मूवमेंट था डिस्प्लेसमेंट जस्टिस से रिलेटेड, ट्राइबल राइट्स हाईलाइट हुए, और रिहैबिलिटेशन नेशनल कंजर्वेशन बना। और पॉलिटिकली गवर्नमेंट और कोर्ट्स पर प्रेशर आया, लास्ट रैम एक ऐसा एक ही सोल्यूशन है, ये मिथ ब्रेक हुआ, और न्यू पॉलिसीज और एनवायरनमेंट का बेसिकली न्यू पॉलिसीज बने एनवायरनमेंट एंड डिस्प्लेसमेंट में। और इंटरनेशनली वर्ल्ड बैंक ने विड्रू की अपनी फंडिंग, वो एकदम हिस्टोरिक मोमेंट था।
तो बेसिकली NBA जो बनता है, सिंबल बनता है लोगों के रेसिस्टेंस का ग्लोबली। करेक्ट? चलो ग्रेट, आई होप आपको पूरा अच्छे से समझ आ गया होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक करता है विच इज़ अबाउट साइलेंट वैली मूवमेंट, जो 1986 में होता है। एंड ये भी मैंने आपको पहले पढ़ा दिया है, तो मैं इसे पढ़ाऊँगी फिर से डिटेल में, लेकिन आपको क्या करना है, अपने कान को खोल के इसे रिविजन की तरह लेना है। गॉट इट? चलो देखो, साइलेंट वैली मूवमेंट इंडिया का एक इम्पॉर्टेंट इन्वायरमेंटल मूवमेंट था। लोकेशन कहाँ थी इसकी? साइलेंट वैली नेशनल पार्क, जो कि आज कहाँ है? केरला में। इंडिया की लास्ट अनटच्ड ट्रॉपिकल एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट में से एक है ये। ब्रिटिश ने इसे साइलेंट वैली नाम दिया क्योंकि वहाँ जो सियाडस है, यानी कीड़े का शोर नहीं था। बेसिकली कीड़े वहाँ बिल्कुल आवाज़ नहीं करते थे, इसलिए साइलेंट वैली नाम पड़ा। तो देखो प्रोटेस्ट क्यों स्टार्ट हुआ। जो केरला स्टेट है इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड, केरला स्टेट इलेक्ट्रिसिटी बोर्ड ने कुंती फुजा रिवर पे हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम प्लान कर रहे थे। कहाँ कर रहे थे? कुंथी पूजा। ओके, तो कुंथी पूजा पे वो डैम बनाने की तैयारी कर रहे थे, हाइड्रो इलेक्ट्रिक डैम। इससे पूरा रेन फॉरेस्ट क्या हो जाता? डिस्ट्रक्शन हो जाता। जो रेयर स्पीसीज थी लायन की, वो खत्म हो जाती। तो 1970s से 1980s तक बड़े डैम डेवलपमेंट का सिंबल थे। गवर्नमेंट ने सपोर्ट किया और लोकल पीपल ने स्ट्रांगली अपोज किया। क्यों किया? क्योंकि फॉरेस्ट डिस्ट्रॉय हो रहे थे, रेयर प्लांट्स एंड एनिमल खत्म हो रहे थे, और फ्यूचर जनरेशन और इकोसिस्टम का नुकसान हो रहा था। तो मूवमेंट ग्रो कैसे होता है? तो मूवमेंट ग्रो होता है आपका, देखो, स्टार्ट होते हैं वो लोकल विलेजेस से और जल्द ही ज्वाइन करते हैं इन्वायरमेंटल ग्रुप, जैसे कि नर्मदा बचाओ आंदोलन, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी एंड साइलेंट वैली एक्शन फोरम। तो इन्होंने, देखो, मूवमेंट स्टार्ट हुआ लोकल विलेज से और इन्हें ज्वाइन किया इतने सारे इन्वायरमेंटल ग्रुप्स ने, नर्मदा बचाओ आंदोलन, बॉम्बे नेचुरल हिस्ट्री सोसाइटी एंड साइलेंट वैली एक्शन। इसमें इम्पॉर्टेंट लीडर्स थे वंदना शिवा, मेधा पाटकर, जो नर्मदा बचाओ आंदोलन में भी थी, सुंदर लाल भागुना बहुगुणा और बाबा अमते सुनीता नरेन। आपको 2-3 नाम याद रखने हैं, उतना काफ़ी होगा। अब देखो KSSP का रोल क्या था। केरला शस्त्र साहित्य परिषद, बेसिकली केरला शस्त्र साहित्य परिषद का रोल क्या था? ये एक साइंस बेस्ड ऑर्गेनाइजेशन थी। उन्होंने बहुत मेजर रोल प्ले किया। कैसे? उन्होंने साइंटिफिक स्टडीज़ की, फॉरेस्ट प्रोटेक्ट करना क्यों इम्पोर्टेंट है, अवेयरनेस स्प्रेड की न्यूज़ सेटलर्स, जर्नल्स और कॉलेज स्टूडेंट्स के थ्रू, स्ट्रीट प्ले, एग्जीबिशन और पब्लिक डिबेट्स में मार्चेज ऑर्गेनाइज किए, और 400 विलेजेस मैराथन मार्च कंडक्ट किया और गवर्नमेंट को मेमोरेंडम भेजा। नोट, देखो, एक चीज़ आप याद रखना, ये फर्स्ट मेजर स्टूडेंट लेड एनवायरमेंटल एजुटेशन था केरला में। ओके, जो कि कर रहे थे केरला शस्त्र साहित्य परिषद। गवर्नमेंट का रिस्पॉन्स क्या आया? पब्लिक प्रेशर इतना स्ट्रांग था कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने डॉक्टर MS स्वामीनाथ को स्टडी के लिए अपॉइंट किया। MS स्वामीनाथ को 1983 में गवर्नमेंट ने फाइनली केरला को डैम प्रोजेक्ट स्टॉप करने को कहा, 1983 में। तो 15 नवंबर 1984 में क्या हुई, साइलेंट वैली डिक्लेयर्ड हो गई नेशनल पार्क में, और 1986 में कोर एरिया ऑफ नीलगिरी बायोस्फीयर रिजर्व बना। तो इस, देखो, साइलेंट वैली की भी कुछ इंपॉर्टेंस रही। नॉन वायलेंट इन्वायरमेंटल एक्टिविज्म का पावर दिखा। लोकल कम्युनिटी, साइंटिस्ट, सिविल सोसाइटी काम आते हैं। बेसिकली ये भी दिखा, बेसिकली लोकल कम्युनिटी, साइंटिस्ट, सिविल सोसाइटी ने काम साथ में मिलके किया नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए। सही डेवलपमेंट हुआ, इन्वायरमेंट को कंसिडर करना ज़रूरी है, ये सब साबित हुआ और इंस्पायर किया लेटर मूवमेंट अक्रॉस इंडिया। अगर शॉर्ट में बताऊं तो साइलेंट वैली मूवमेंट पीसफुल था, लार्ज स्केल पर इन्वायरमेंटल प्रोटेस्ट था, और सक्सेसफुली स्टॉप करते हैं डैम को, जो कि प्रोटेक्ट करता है इंडिया का वन ऑफ द रिचेस्ट रेन फॉरेस्ट, और ये सिंबल बनता है एनवायरमेंट अवेयरनेस का और पीपल्स पावर का। ओके, चलो ग्रेट।
तो ये है अब हम लोग का नेक्स्ट टॉपिक विच इज़ अबाउट वाटर कंजर्वेशन मूवमेंट्स जो 2002 में होता है। जस्ट गिव मी अ सेकेंड। ओके ओके तो वाटर कंजर्वेशन मूवमेंट के बारे में मैं आपको बताती हूँ। वाटर कंजर्वेशन मूवमेंट इंडिया में इसीलिए स्टार्ट हुआ क्योंकि वाटर क्राइसिस बढ़ रहे थे और मॉडर्न डेवलपमेंट मॉडल्स नेचुरल वाटर रिसोर्सेज प्रोटेक्ट नहीं कर रही थी। मूवमेंट का फोकस था ट्रेडिशनल वाटर कंजर्वेशन मेथड्स को रिवाइव करना और जो इग्नोर हो गए हैं उन्हें बिग स्टेट लेड प्रोजेक्ट्स की वजह से उन्हें रिवाइव करना। ओके तो मूवमेंट स्टार्ट हुआ क्यों? देखो सबसे पहले तो बहुत ज़्यादा ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा था ग्राउंड वाटर का। इंडस्ट्रीज ने ग्राउंड वाटर का हैवी यूज़ किया और वाटर अवेलेबिलिटी जो है रैपिडली डिक्लाइन होने लगी। दूसरा रीज़न था ग्लोबलाइजेशन एंड कमोडिफिकेशन ऑफ वाटर। एमएनसीज ने वाटर को कमर्शियल प्रोडक्ट बना दिया और वाटर जो था जो कि होता है बेसिक ह्यूमन राइट लेकिन अब प्रॉफिट के लिए ट्रीट किया जाने लगा और पुअर कम्युनिटीज़ को ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट हुई और स्टेट्स के रोल चेंज होने लगे। पहले गवर्नमेंट रिसोर्स प्रोवाइड करती थी, अब नियो लिबरल पॉलिसीज के अंदर गवर्नमेंट एमएनसीज को सपोर्ट कर रही थी, पीपल के राइट्स प्रोटेक्ट नहीं कर रही थी। तो इस नेग्लेक्ट की वजह से लोगों ने अपने वाटर प्रोटेक्शन मूवमेंट को स्टार्ट किया। तो तीन मेन रीजंस थे, वो थी ओवर एक्सप्लॉयटेशन ऑफ ग्राउंड वाटर बिकॉज ऑफ इंडस्ट्रीज, ग्लोबलाइजेशन एंड कमोडिफिकेशन ऑफ वाटर क्योंकि एमएनसीज वाटर को कमर्शियल प्रोडक्ट बना चुके थे और गवर्नमेंट उसे न्यू लिबरलिज्म के अंडर सपोर्ट नहीं कर पा रही थी और क्योंकि बेसिकली स्टेट का रोल चेंज होने लगा था न्यू लिबरल पॉलिसीज की वजह से, जिसके वजह से लोगों के राइट्स ऑफ बेसिक राइट्स ऑफ हैविंग वाटर वाज गेटिंग नेग्लेक्टेड। अब देखो इसमें ना दो टाइप के एक्टिविज्म वाटर मूवमेंट दिखते हैं जो आपके बुक में दिया है, स्टेट प्लस सिविल सोसाइटी कॉपरेशन। कुछ जगह गवर्नमेंट, लोकल पीपल और सिविल सोसाइटी साथ आते हैं। एग्जाम्पल जल अभिषेक कैंपेन जो मध्य प्रदेश में होता है, ये पीपल लेड मूवमेंट होता है फॉर वाटर कंजर्वेशन। कम्युनिटीज मेन पार्टिसिपेंट होती है और लोकल नॉलेज के साथ साथ गवर्नमेंट सपोर्ट भी कंबाइंड होता है। विलेजर्स ने लोकल वाटर बॉडीज को रिवाइव किया। तो लेसन इससे ये मिलता है कि गवर्नमेंट सपोर्ट के साथ पार्टनरशिप से वाटर इश्यूज सॉल्व हो सकते हैं, जो कि कहाँ होता है, जल अभिषेक कैंपेन मध्य प्रदेश में। ये पीपल लेड होता है और इसमें लोकल नॉलेज के साथ साथ गवर्नमेंट सपोर्ट भी होता है। दूसरा होता है सिविल सोसाइटी अलोन, जिसमें कोई भी गवर्नमेंट का सपोर्ट नहीं होता। जैसे कई जगह लोग गवर्नमेंट पे ट्रस्ट नहीं करते या जहाँ एमएनसीज को सपोर्ट करता है गवर्नमेंट, वहाँ मूवमेंट्स जो है वॉलेंट्री होते हैं और पीपल लेड होते हैं। इसका भी एग्जाम्पल दिया है और इसका एग्जाम्पल है आपका राष्ट्रीय जल चेतना यात्रा, जो कि राजेंद्र सिंह लीड करते हैं। इसमें वाटर प्राइवेटाइजेशन को अपोज किया जाता है, प्रमोट किया जाता है ट्रेडिशनल मेथड्स जैसे कि जोहाट्स, वाटर रेन वाटर हार्वेस्टिंग, अक्वीफर्स रिचार्ज। कम्युनिटीज़ को इनकरेज किया जाता है रिवर्स एंड वाटर बॉडीज़ को रिवाइव करने के लिए। और ये था आपका एग्जाम्पल जहाँ पर सिविल सोसाइटी अलोन काम करती है राष्ट्रीय जल चेतना यात्रा के लिए। ओके एंड एग्जाम्पल दूसरा आपके बुक में दिया है पानी यात्रा, जो ओस्मानाबाद में यानी कि महाराष्ट्र में होता है 2004 में। तो ये क्या है, 3 साल की ड्राउट थी, ग्राउंड वाटर ऑलमोस्ट ख़त्म हो जाते हैं और इरिगेशन प्रोजेक्ट्स फेल हो जाते हैं। तो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन प्लस डिस ऑर्गेनाइजेशन जो है अवेयरनेस मार्च स्टार्ट करती है थ्रू 40 विलेजेस और 40 एनजीओज ने सपोर्ट किया। तो इसमें क्या है ना कि कम्युनिटीज़ खुद भी वाटर सिक्योरिटी रीबिल्ड कर सकती है गवर्नमेंट के बिना। ओके ये थीम है। देखो इसकी इम्पोर्टेंस क्या थी वाटर कम्युनिटीज़ की, ये मैं आपको बताती हूँ। इसमें ट्रेडिशनल वाटर नॉलेजेस जैसे कि जोहर्ट्स, टैंक्स, वाटर हार्वेस्टिंग टेक्निक्स, एक्वीफर्स रिचार्ज, इन सबको रिवाइव किया जाता है और वाटर प्राइवेटाइजेशन को रिजेक्ट किया जाता है क्योंकि वो अनएथिकल है, अनडेमोक्रेटिक है और हार्मफुल है पुअर कम्युनिटीज़ के लिए। और प्रमोट किया जाता है सस्टेनेबल पीपल फ्रेंडली डेवलपमेंट जिसमें इकोलॉजी, राइट्स एंड फ्यूचर जनरेशन्स की रिस्पेक्ट हो। और ये टोटली इंस्पायर्ड होता है गांधीयन प्रिंसिपल से। यहाँ लोग नॉन वायलेंस, डेमोक्रेटिक और पीपल सेंटर्ड
अप्रोच से फॉलो करते हैं प्रोटेस्ट को। तो इन शॉर्ट वाटर कंजर्वेशन मूवमेंट जो 2002 का था, पीपल पावर्ड रिस्पॉन्स था वाटर स्कैरसिटी के लिए, वाटर प्राइवेटाइजेशन के लिए, फ्लॉड डेवलपमेंट मॉडल्स के लिए, जिसका होप था प्रमोट करना, जिसका गोल था प्रमोट करना, रिवाइव बेसिकली रिवाइव करना ट्रेडिशनल विजडम्स को, कॉरपोरेट कंट्रोल्स को रेजिस्ट करना और प्रूव करना कि कम्युनिटीज जो है नेचर को प्रोटेक्ट कर सकते हैं अवेयरनेस, कॉपरेशन एंड सस्टेनेबल प्रैक्टिस के थ्रू। ओके, चलो ग्रेट। आप इसमें तीन मेजर चीज़ें याद रखना, जैसे कि जो स्टेट और सिविल सोसाइटीज कॉपरेशन, मतलब दो टाइप्स की वाटर एक्टिविज्म हमने देखी थी, जहाँ स्टेट और सिविल सोसाइटी कॉपरेशन होते हैं, जहाँ गवर्नमेंट जो है लोकल लोगों और सोसाइटी के साथ, सिविल सोसाइटी के साथ मिलकर कॉपरेट करती है इस एक्टिविज्म में, जिसका एग्जाम्पल था जल अभिषेक कैंपेन जो मध्य प्रदेश में होता है। और दूसरी थी सिविल सोसाइटी जिसमें अलोन काम करती है, और उसके हमने बेसिकली दो एग्जाम्पल्स देखे। पहला था राष्ट्रीय जल चेतना यात्रा जो राजेंद्र सिंह लीड करते हैं, और पानी यात्रा जो ओस्मानाबाद महाराष्ट्र में होता है। गॉट इट? चलो, ये हम लोग का लास्ट टॉपिक है, तो इसको भी जल्दी से कवर करते हैं, फिर मैं आपको एक छोटी सी रिकॉल समरी दूंगी पूरे चैप्टर की। ओके, देखो, ग्रीन पीस मूवमेंट क्या है? ग्रीन पीस मूवमेंट होती है 1971 में। ग्रीन पीस मूवमेंट जो है दुनिया का सबसे फेमस इन्वायरमेंटल मूवमेंट में से एक है। स्टार्ट हुआ था स्मॉल ग्रुप के फॉर्म में जो न्यूक्लियर टेस्ट के अगेंस्ट प्रोटेस्ट कर रहा था। बाद में ग्लोबल ऑर्गेनाइजेशन बन गया और प्लैनेट को प्रोटेक्ट करने के लिए। तो ग्रीन पीस मूवमेंट स्टार्ट कैसे हुआ? देखो, ये ग्रीन पीस जो है ऑर्गेनाइजेशन फाउंड किया गया था 1969 में और 1971 के बीच। शुरू हुआ था ये नॉन वायलेंट डायरेक्ट एक्शन से, यूएस न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट के अगेंस्ट थे। अलास्का में हुआ था, ये इंडिया के बाहर का है। ओके, अलास्का में ये हो रहा था। फाउंडर्स के बिलीव थे कि अर्थ को हार्मफुल ह्यूमन एक्टिविटीज से प्रोटेक्ट करना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उनका सिंपल आइडिया था, पीस के साथ एक्टिविज्म इज ग्रीन पीस। ओके, तो इसमें टूल्स जो यूज किए थे वो नॉन वायलेंस थे, करेज था और ट्रूथ था। तो ग्रीन पीस इतना इन्फ्लुएंशियल कैसे बना? तो सबसे पहले तो इनकी फिलॉसफी काफ़ी स्ट्रांग थी, नॉन वायलेंट थे, एक्टिविज्म था नेचर प्रोटेक्शन के लिए। दूसरी थी स्ट्रेटेजिक प्लानिंग, उनके गोल्स जो थे काफ़ी क्लियर थे और वेल प्लान्ड कैंपेन्स थे। तीसरी थी साइंटिफिक रिसर्च, साइंटिस्ट के प्रूफ के थ्रू एनवायरनमेंट डैमेज को दिखाया। और पॉलिटिकल एंड लीगल प्रेशर्स भी थे, जैसे कि गवर्नमेंट्स को लॉबी किया, लीगल केसेस लड़ी और पॉलिसीज को इन्फ्लुएंस किया। और डायरेक्ट एक्शन था, यानी कि एक्टिविस्ट फिजिकली रिस्क में गए, जैसे न्यूक्लियर जोन में सेल करने ताकि व्हेलिंग शिप ब्लॉक कर सके। और मीडिया अटेंशन, कैमरा और जर्नलिस्ट के थ्रू ग्लोबल अवेयरनेस फैलाई। तो बेसिकली इन सब के मिक्स के वजह से ग्रीन पीस सिर्फ एनजीओ नहीं, ग्लोबल मूवमेंट बन जाता है। तो ग्रीन पीस की फिलॉसफी यानी कि कोर बिलीफ जो थी, नॉन वायलेंट डायरेक्ट एक्शन टू प्रोटेक्ट द अर्थ, जिसका मतलब था नो नो वायलेंस, करेजियस एक्शन, फाइटिंग फॉर द प्लैनेट एंड क्रिएटिंग ग्लोबल अवेयरनेस। एंड मिलियंस ऑफ द पीपल जो है इंस्पायर होते हैं इस इंटरनेशनल मूवमेंट से, जो बेसिकली एनवायरनमेंट मूवमेंट क्रिएट होता है। इसमें कुछ मेजर कैंपेन्स थे, मतलब कि उन्होंने क्या करना चाहा। मेजर कैंपेन्स थे ग्लोबल वार्मिंग को स्टॉप करने के लिए, जिसमें कार्बन एमिशंस कट करना, रिन्यूएबल एनर्जी प्रमोट करना होता है, एंशियंट फॉरेस्ट को सेव करने के लिए, जो कि ओल्ड ग्रोथ प्लांट्स है या फॉरेस्ट है उन्हें प्रोटेक्ट करना ताकि बायोडाइवर्सिटी को प्रोटेक्ट की जा सके, टॉक्सिक केमिकल्स को एलिमिनेट करना, जैसे कि इंडस्ट्रीज को स्टॉप करना टॉक्सिक पोल्यूशन रिलीज करने से। चौथा है जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ फूड, बेसिकली जो जेनेटिक इंजीनियरिंग ऑफ फूड है उन्हें स्टॉप करना, हॉल्ट करना, बेसिकली जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप्स को अपोज करना। ओके, और फिफ्थ है न्यूक्लियर फ्री फ्यूचर। न्यूक्लियर फ्री, बेसिकली न्यूक्लियर वेपन जो है ना उसकी टेस्टिंग को ही रोक देना, न्यूक्लियर एनर्जी के एक्सपेंशन को रोकना, क्योंकि ये वेपन्स जो है आगे जाके सिर्फ और सिर्फ ह्यूमैनिटी को नुकसान पहुंचाती है। एंड प्रोटेस्ट फॉर वर्ल्ड ओशन, ओवरफिशिंग, व्हेलिंग, प्लास्टिक पोल्यूशन, मैराइन लाइफ डिस्ट्रक्शन से फाइट करना।
तो ग्रीन पीस इम्पॉर्टेंट क्यों बना? क्योंकि ग्लोबल एनवायरनमेंट डिस्कशन को चेंज करता था, गवर्नमेंट पॉलिसीज़ और इंटरनेशनल एग्रीमेंट को इन्फ्लुएंस किया और कई और एनवायरनमेंटल मूवमेंट्स को इंस्पायर किया और प्रूव किया कि एक्टिविज़्म जब साइंस और मीडिया से मिलकर इन तीनों से मिलकर रियल चेंजेस लाए जा सकते हैं। गॉट इट? चलो। ओके, आई होप आपको पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आ गया होगा। अब मैं आपको एक छोटा-सा कॉन्क्लूज़न देना चाहूँगी चैप्टर का, जो आप बेसिकली अपने आंसर राइटिंग में यूज़ कर सकते हो। और या देखो, इस चैप्टर में देखो हम लोगों ने बेसिकली एनवायरनमेंट मूवमेंट में पढ़ा क्या? इस चैप्टर में हमने देखा कि एनवायरनमेंटल मूवमेंट कैसे शुरू हुई और क्यों इम्पोर्टेंट है। गांधी जी के थॉट्स, ये चैप्टर स्टार्ट हुआ था और एंड भी उनके व्यूज़ से करना परफेक्ट है। तो देखो, गांधी जी कहते हैं सिंपल लिविंग हाई थिंकिंग का मतलब है सिर्फ अपनी ज़िंदगी को सिंपल रखना नहीं, बल्कि नेचर के साथ हार्मनी में जीना। उन्होंने हमेशा वार्न किया कि इंडस्ट्रियलाइजेशन, अर्बनाइजेशन और ग्रीड अगर नेचर के खिलाफ चले तो एनवायरनमेंट डिस्ट्रॉय होंगी और इंसान खुद खतरे में आ जाएगा। हमने देखा चिपको मूवमेंट ने विमेंस ने ट्री को हक करके डिफॉरेस्टेशन रोका। नर्मदा बचाओ आंदोलन में ट्राइबल्स और एक्टिविस्ट ने लार्ज डैम्स के साइड इफेक्ट्स के खिलाफ आवाज उठाई। उसके बाद साइलेंट वैली मूवमेंट्स में रेन फॉरेस्ट और रेयर स्पीसीज की प्रोटेक्शन के लिए नॉन वायलेंट प्रोटेस्ट हुए। वाटर कंजर्वेशन मूवमेंट ने ट्रेडिशनल वाटर सिस्टम को रिवाइव किया और प्राइवेटाइजेशन ऑफ वाटर के खिलाफ आवाज़ उठाई। और ग्रीन पीस मूवमेंट जो अलास्का में होता है, उसने ग्लोबली इन्वायरमेंटल अवेयरनेस और एक्टिविज्म को स्ट्रॉन्ग बनाया। ये सब मूवमेंट गांधी जी के प्रिंसिपल्स ऑफ नॉन वायलेंस, कम्युनिटी पार्टिसिपेशन और एथिकल लिविंग को फॉलो करते हुए नेचर को प्रोटेक्ट करने के लिए लड़ते हैं। ओके, सो कॉन्क्लूजन यही है इस चैप्टर का कि नेचर और ह्यूमंस एक दूसरे के लिए डिपेंडेंट है, एक दूसरे पर डिपेंडेंट है। गांधी जी कहते थे कि हम नेचर को एक्सप्लॉइट करेंगे तो हम खुद एक्सप्लॉइट होंगे। नेचर एनवायरमेंटल मूवमेंट्स ने दिखाया कि अगर लोग मिलकर नॉन वायलेंटली और एथिकली स्ट्रगल करें तो नेचुरल रिसोर्सेज को बचाया जा सकता है और सस्टेनेबल डेवलपमेंट पॉसिबल है। सो आई होप आपको ये पूरा चैप्टर अच्छे से समझ आया होगा। और अगर आपको ये अच्छे से समझ आया तो वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट कर देना अगर अगर कोई डाउट लेफ्ट है, और बताना कि कैसा लगा ये चैप्टर कवर करके, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।